हाय, मैं हूं सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएफए जॉब्स इन इंडिया की। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज सीजन 2.0। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक हमारा रेगुलर सेगमेंट है इस चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हर हफ्ते हम करियर रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते हैं। बट फिलहाल अभी एक सीरीज़ का पार्ट है ये वीडियो, जिसके अंदर फॉरेन कोर्सेज की इंडिया के अंदर जॉब्स के क्या सीन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ACCA का इंडिया के अंदर जॉब सिनेरियो कैसा है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि CFA का जॉब सिनेरियो कैसा है, और अगली वीडियो के अंदर CPA की बात होगी। तो अगर आप वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दें। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर अक्सर मैं लाइव आकर आप लोगों की क्वेरीज के जवाब लाइव दिया करता हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि CFA कोर्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इससे अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए जी, CFA जॉब्स के बारे में रिसर्च करते करते मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं किसी भी तरीके से अपनी रिसर्च के अंदर बायस्ड ना रहूं। कोई भी रिसर्च कर रहा है तो ये तो देखता ही है कि जॉब पोर्टल्स पे क्या हाल है, वैसे ही सोशल मीडिया जैसे कि लिंक्डइन, और वैसे ही CFA के खुद के जॉब पोर्टल के ऊपर कितने जॉब्स अवेलेबल हैं, किस तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं। तो मैंने भी अपनी रिसर्च के अंदर यही किया। मगर साथ ही साथ क्योंकि मुझे यहाँ पर रिसेंट एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर चुका हूँ और मैंने देखा है CFAs के साथ इंटरेक्ट वगैरह किया है, बट दैट वाज लॉन्ग बैक। आज के सिनेरियो में क्या हाल है ये जानने के लिए मैंने कांटेक्ट किया मेरे उन कलीग से जो आज की डेट में AVP VP पोजीशन पे हैं और नए फ्रेश CFAs को हायर करने के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि मुझे ये भी पता चले कि आज की डेट के अंदर CFA के जॉब्स का क्या हाल है और एम्प्लॉयर्स क्या देखते हैं एक CFA के अंदर। तो मैं समय समय पर इन वर्किंग प्रोफेशनल्स से हुए हुए इंटरेक्शन को भी मेंशन करता रहूँगा जहाँ जहाँ पर रेलेवेंट होगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ें इससे पहले दो ऐसे सवाल हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, और फिर अपने डिस्कशन को और डिटेल में लेकर जाएंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है सर कि क्या CFA लेवल 1 करने के बाद हमें जॉब मिल जाता है। ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और CFA लेवल के अंदर बहुत मेहनत करते हैं। एक अटेम्प्ट में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मगर कभी 2 अटेम्प्ट आपको लग गए CFA लेवल 1 क्लियर करने के अंदर तो एक डेस्परेशन सा आ जाता है कि अब हमारा ग्रेजुएशन भी हो गया, उसके ऊपर हमारा 1 आध साल और निकल गया, शायद अब हमको जॉब करना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वर्किंग प्रोफेशनल से बात किया रीसेंट ट्रेंड को जानने के लिए, और यहीं से मुझे ये भी पता चला कि CFA लेवल 1 के बाद किसी स्टूडेंट को रिक्रूट करें इसकी पॉसिबिलिटी सच में बहुत कम होती है। हाँ, अगर कैंडिडेट ने बहुत ही अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करके रखा हुआ है तो उसे हायर किया जा सकता है, मगर उस सिनेरियो के अंदर भी सैलरी पैकेज ऑन एन एवरेज 3 लाख के आसपास रेंज करता है। तो अनलेस आपको कोई बहुत ज़्यादा कैश क्रंच नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि लेवल 2 आपको कम से कम कंप्लीट करना चाहिए बिफोर यू सर्च फॉर योर फर्स्ट जॉब। ये रिसर्च करते करते मुझे एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चली। वो शॉकिंग बात ये है कि CFA लेवल 1 करने के बाद जो बच्चे जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, काफ़ी स्कैम्स हो रहे हैं उनके साथ। आपको लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड सर ने यूज़ कर दिया, बट ट्रस्ट मी, मेरे हिसाब से ये स्कैम से कम नहीं। सर स्कैम कैसे होता है? कुछ कंपनियां एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं और उनसे पैसे लेती हैं हायर करने के। सही सुना आपने? एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का नाम वो उसको दे देते हैं और वो अपने पास होल्ड करके रखते हैं, एक बढ़िया सा एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं कि कम से कम आपको 1 साल का जॉब करना पड़ेगा, या तो आपने 1 साल से पहले जॉब छोड़ दिया या फिर आपने कुछ छुट्टियाँ वगैरह ज़्यादा ले ली, तो हम ये या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास ही रख लेंगे, रिफंड नहीं करेंगे, या तो इसे काट कूट के आपको सेकेंड ईयर की सैलरी के अंदर देंगे। ज़्यादातर ऐसी कंपनीज आप लोगों से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, आपको हायर करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ से ऐसे काम कराते हैं जो एक अंडर ग्रेजुएट भी कर सकता है। साथ ही साथ में वो आपसे दिन रात इतना काम करवाते हैं कि आप CFA लेवल 2 की पढ़ाई तो भूल ही जाएँ। और मेरी एक बात बड़ा क्लियरली आप लोग सुन लो, अगर कोई कंपनी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रही है ना आपको जॉब पे रखने के लिए, तो मत करो जॉब। खैर, अगला सवाल जो स्टूडेंट्स का अक्सर आता है कि सर इंडिया से बाहर यानी कि अब्रॉड जब हम जॉब करने के लिए जाते हैं तो CFA की सैलरी बहुत तगड़ी होती है, मगर इंडिया के अंदर काफ़ी कम रहती है, यानी कि सैलरी इनकम पैरिटी बहुत है। ऐसा क्यों? तो बड़ी आसानी से थोड़ी देर की रिसर्च में ये बात मुझे क्लियर हो गई कि कंपटीशन बहुत सहना पड़ता है इंडिया के अंदर CFA को।
कई सारी जॉब प्रोफाइल्स ऐसी हैं जिसके अंदर कंपनियां CFA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA या FRM इनमें से किसी भी क्वालिफिकेशन के पर्सन को रखने के लिए तैयार हो। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अक्सर जॉब पोर्टल्स पे बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि कौन सी जॉब पोस्टिंग के लिए कितने लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है। तो मैंने देखा एक जॉब पोस्टिंग जिसके अंदर 10 जॉब ओपनिंग्स थी, 10 लोगों को वो हायर कर रहे थे। वहाँ पर पोस्टिंग करने के 2 दिन के अंदर अंदर ही 100 जॉब एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ चुकी थी। वहीं पे एक और जॉब पोस्टिंग जहाँ पर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 ईयर्स था। वो जॉब को पोस्ट करे हुए सिर्फ 6 दिन हुए थे और 10 जॉब ओपनिंग्स के लिए तकरीबन 1350 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा था। तो ये रेशो इतना बड़ा है, इसका मतलब क्या है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है। CA भी उसी जॉब के लिए टारगेट कर रहा है, MBA भी उसी को टारगेट कर रहा है, FRM भी उसको टारगेट कर रहा है और CFA भी उसी जॉब प्रोफाइल को टारगेट कर रहा है। और क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, कंपनीज को मौका मिल जाता है नेगोशिएट करने का सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुद्दे पे आते हैं, सर कमाएंगे कितना अगर हम CFA करते हैं तो अगर तो आप एक ग्रेजुएट हैं और CFA लेवल 2 या लेवल 3 तक आपने कंप्लीट करके रखा हुआ है, आप एक फ्रेशर हैं या 2 साल तक का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप एक एवरेज सैलरी 6 to 7 लाख पर एनम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और CFA लेवल 3 हैं और अब आपका 3 से 5 साल के बीच का कहीं पे एक्सपीरियंस है, तो आप 9 लाख तक की सैलरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और वहीं आपका एक्सपीरियंस अगर 6 साल से ज़्यादा है और 9 साल से कम है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 16 लाख के बीच के अंदर एवरेज सैलरी। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप अपनी ग्रोथ रेट को फास्ट कर सकते हैं और इन पैकेजेस को बढ़ा सकते हैं अगर आप और कोई क्वालिफिकेशन जैसे कि ACCA, CPA भी करें और अपने स्किल्स को लगातार इंक्रीज़ करते रहें। हो सकता है वो पैकेज जो मैंने अभी 9 ईयर्स में कहा, वो 2 साल, 3 साल या 5 साल के अंदर ही आप अचीव कर लें। सो कीप वर्किंग ऑन योर स्किल। तो सर कौन सी जॉब प्रोफाइल्स के अंदर हम काम कर सकते हैं? सबसे कॉमन जॉब प्रोफाइल जो मैंने देखी है वो है इक्विटी और फाइनेंशियल एनालिस्ट। ज़्यादातर इंडियन कंपनीज इस हेडिंग को इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फाइनेंस रिलेटेड काम डाल देते हैं। यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, चेंजिंग है। और साथ ही साथ में जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर ओपन एंडेड भी देखी है। ओपन एंडेड का क्या मतलब है कि अदर रिलेटेड जॉब्स करके एक टाइटल डाल देते हैं जिसके अंदर आपको कई सारे मिसलेनियस काम जो फाइनेंस रिलेटेड नहीं भी हैं वो करवा सकें। बट ये एक बहुत कॉमन प्रोफाइल्स में से एक है, बट इट इज़ नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग प्रोफाइल्स। दूसरी जॉब प्रोफाइल जो मैंने देखा है दैट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। CFA जो है उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं और यही सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब प्रोफाइल्स में से एक भी है। साथ ही साथ में वैल्यूएशन और फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के लिए भी CFAs को प्रेफर किया जाता है। बट अगर CFA के साथ साथ आपने MBA कर रखा है तो यहाँ पर आपको सैलरी काफ़ी तगड़ी मिल सकती है। एक और प्रोफाइल जिसके अंदर मैंने देखा है लोगों को CFA को हायर करते हुए दैट इज़ क्रेडिट रिसर्च। बट यहाँ पर CFAs की कॉम्पिटिशन FRM क्वालिफिकेशन के लोगों से भी होती है विच इज़ अ शॉर्ट टर्म क्वालिफिकेशन। वहीं पे वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफाइल्स के लिए भी CFA को हायर किया जाता है। यहाँ पर CFA का कॉम्पिटिशन होता है CWM से। वो है तो शॉर्ट टर्म कोर्स बट वो है वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी प्रोफाइल्स, मैं तो मेन जॉब प्रोफाइल्स को लेकर के आपसे बात करी है। विच ब्रिंग्स टू माई नेक्स्ट पॉइंट, वो ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि सर एक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर कौन कौन सी अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और वहाँ पर हमें क्या काम करना होता है, इसके बारे में एक वीडियो बना दें। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दें। फिलहाल सर कौन सी इंडस्ट्री के अंदर CFA को हायर किया जाता है, तो इसमें से टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर और वैसे ही फाइनेंशियल एडवाइजरी और वेल्थ मैनेजमेंट। इसके अलावा भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो CFA को हायर करते हैं, बट ये 3 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको CFAs की सख्त ज़रूरत है। सो रिसर्च में तो इतना ही था। अगर आप एक CFA परस्यू करने वाले स्टूडेंट हैं तो इन बातों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने करियर के अंदर जल्द से जल्द बढ़िया से बढ़िया सैलरी कमा सकें। पहली बात तो ये है कि आप अपने पहले जॉब के लिए कम से कम CFA लेवल 2 ज़रूर कंप्लीट करें, उसके बाद आप पहले जॉब सर्च करने के लिए जाएं। इसके ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं। अगली बात है कि आप ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ CFA टारगेट करके ना चलें। अगर आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं तो CFA के साथ कोशिश करें MBA करने की या CA करने की, और CA अगर थोड़ा सा टफ हमको लग रहा है तो ACC और CPA का ऑप्शन भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ते हैं और साथ ही साथ में आपको मिलने वाला सैलरी पैकेज भी बढ़ता है। एक बात और, कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो MBA फाइनेंस प्लस FRM को मिल जाती हैं। इसलिए अगर आपको MBA और CFA दोनों करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो MBA प्लस FRM इज़ ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन। अब मैं यहाँ बहुत खास बात करने वाला हूँ और ये मैंने जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल से बात करी थी, CFA से बात करी थी, मुझे ये बात
कॉमन मिली। वो ये कहते हैं कि CFA अक्सर पढ़ाई करते रह जाते हैं। पढ़ाई का प्रेशर, एग्जाम पास करने का प्रेशर उनके ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने स्किल्स पे ध्यान नहीं देते। और अक्सर उन्होंने देखा है कि जब वो एक फ्रेशर को हायर कर रहे होते हैं जो अपने पहले जॉब के लिए आया है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स या तो बहुत वीक होते हैं या फिर उनके कंप्यूटर स्किल्स वीक होते हैं। देखिए, ये दोनों ही चीज़ें आपका ब्रेड एंड बटर है। टेक्निकल स्किल्स तो आपके पास होना ही चाहिए, मगर उसके बाद अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स में अगर मात खा जाते हैं तो आपकी ग्रोथ के चांसेस जो है ना बहुत स्लो हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि कई जगह MBA फाइनेंस को प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू CFA, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। इसलिए अगर आप CFA कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ अपने स्किल्स को बढ़ाने के ऊपर भी ध्यान दें। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके हमें एग्जाम पास नहीं करना, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। ऐसा नहीं कि CFA करके बस हम बैठ गए। CFA करने के साथ साथ या फिर जॉब आपने शुरू कर दिया उसके साथ साथ आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस एक्वायर करने का सोचते रहें। जब तक आपकी एज कम है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाती, यू शुड नॉट स्टॉप विद जस्ट CFA। कोई भी कंपनी ज्वाइन करते समय ये भी देखें कि कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, क्योंकि जो कंपनी खुद ही ग्रो नहीं कर रही है, छोटी सी है, वो आपको कैसे ग्रो करने में मदद करेगी। और आखिरी मेरी एडवाइस कि अगर आप CFA करके आउटसाइड इंडिया जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि सिर्फ और सिर्फ CFA के बेस पे आप ना जाएं। आपको ACCA या फिर CPA भी कर लेना चाहिए अपने करियर को अब्रॉड में सिक्योर करने के लिए। एंड दैट्स इट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी, थोड़ी इंसाइट मिली होगी कि CFA अगर हम परस्यू कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर जॉब्स का क्या सिनेरियो है। जॉब्स हैं, बिल्कुल हैं, मगर कंपटीशन भी काफ़ी है। अपने स्किल्स को अपडेटेड रखने के लिए आप हमारे सेगमेंट गेट स्किल्स से भी जुड़े रह सकते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन से स्किल्स के अंदर आपको काम करना चाहिए लगातार अपने करियर में ग्रो करने के लिए। और ऐसी ही वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं और ये जो हमारी सीरीज़ है इसके आने वाली एपिसोड्स आप मिस नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।